नमस्कार एंड प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचायती विद पॉडकास्ट में, जहां पर हम करते हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट के साथ में ढेर सारी पंचायती। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें वैसे तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी उनका परिचय दे तो जयपुर की गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए आप, और उसके बाद में अपनी एजुकेशन के साथ साथ में पारिवारिक स्थिति को संभालने के लिए धीरे धीरे पूजा पाठ का कार्य किया, ज्योतिषी बने, ज्योतिषी का कार्य संभाला, और उसके बाद में धीरे धीरे आप आगे जाके दक्षिण मुखी बालाजी आतोष धाम के महंत बने। और अब आपको लोग जानने लगे हैं एक नए रूप में, राजनीतिक क्षेत्र के एक धुरंधर के रूप में, और एक नई जिम्मेदारी बालाजी महाराज और हवा महल के लोगों ने आपको दी है, हवा महल के विधायक के तौर पर। जी हाँ, आप समझ गए होंगे आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है स्वामी बाल मुकुंद आचार्य, जो हवा महल के विधायक हैं। प्रणाम महाराज। महाराज, आपके सामाजिक जीवन के बारे में तो सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफली जानना चाहूँगा कि ये तो सब जानते हैं कि आप गोपाल दास जी महाराज के परिवार से हैं, आपके माता पिता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे करी। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। शुरुआत ऐसे है कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा परिवार आध्यात्मिक है। जी हाँ। मंदिर, सेवा, पूजा, अनुष्ठान, कथा, प्रवचन, इसी से हम लोगों का उपार्जन है, और इसी क्रम में हम लोग 5-6 पीढ़ी से चले आ रहे हैं। जब आमेर रियासत होती थी उस ज़माने से हम लोग मंदिर, सेवा, पूजा से जुड़े हैं। जो हमारे भिन्न भिन्न स्थानों पर मंदिर हैं, वहाँ की पूजा सेवा परिवार के लोग किया करते हैं। उसी क्रम में मैंने स्वयं सेवक संघ में, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, निरंतर राष्ट्र हित में, सनातन में कहीं कोई हुआ, या अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से काम करता रहा हूँ, करता रहता हूँ। मेरे पिताजी महंत पुरुषोत्तम दास जी, मेरी माताजी स्वर्गीय सुशीला देवी, उनका कार्य क्षेत्र रहा रोज खाओ, रोज कमाओ, रोज खाओ स्थितियाँ। सामान्य पंडित। हाँ, बहुत ऐसी स्थिति रही कि कई बार भूख भी निकालनी पड़ी, कई ऐसी स्थितियां भी रही है। तो वो स्थिति परिस्थिति देखते मुझे काम में जल्दी लगना पड़ा, और जो भी समय पर सामने जो कर्म आया वो करना पड़ा। वो वह काम करते करते पूजा पाठ, ज्योतिष, कभी सत्संग, कथाएं, इसी कार्य से अपने आप को व्यवस्थित किया। और वह काम करते करते और कुछ स्थिति परिस्थितियां हुई कि हमारे लिए सर्वोपरि ये रहता है कि हमारी मातृभूमि है, हमारा राष्ट्र है और हमारा सनातन है, जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तभी राम मंदिर को बनने में 528 साल लग गए, और अभी भी अनगिनत हजारों लाखों मंदिर तोड़े गए, मूर्ति खंडित की गई, मंदिरों को खंडित करके और उन पे कुछ और बना दिए गए। उसका संघर्ष आज भी जारी है। उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मैं अभियान चला रखा था कि हमारे प्राचीन स्थान कहाँ कहाँ हैं उनको ढूंढा जाए, उन पर अतिक्रमण कब्जे हुए उनको छुड़ाया जाए, और उनको वापस जीर्णोद्धार करा के पुनः स्थापित किया जाए। ये क्रम चल रहा था। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव आया, राजनीतिक जीवन में एंट्री, और मुझे सेवा का अवसर मिला, और हवा महल विधानसभा से मुझे यहाँ विधायक बनाया गया, बनने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवतुल्य जनता ने मुझे ये स्नेह और आशीर्वाद दिया, और मैं आज भी अपने पूजा पद्धति, पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान अपना कर रहा हूँ। साथ में मेरा अपना ये क्षेत्र में जो काम मिला है वह भी मैं काम सेवा के मानकर कर ही रहा हूँ। महाराज, आपके अभी चुनाव की बात करी, आपको अवसर प्राप्त हुआ, तो वो बालाजी का ही आशीर्वाद था कि जैसे आप जीत के आए अंतिम क्षण पे, तो किस तरीके से ये जीतना इतना क्रिटिकल हुआ और अचानक से कैसे आप जीत के आए? देखिए, यहाँ शहर की परकोटे की स्थितियाँ ऐसी विकट हो गई कि शहर में पलायन चल रहा है। हाँ, विधानसभा हवा महल हो, विधानसभा आदर्श नगर हो, विधानसभा किशनपोल हो, परकोटे की 3 विधानसभाओं में तेज गति से लोगों का पलायन चल रहा है।
लोग अपने घर बार काम छोड़कर शहर से बाहर जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ का बैलेंस बिगड़ रहा है। बहुसंख्य समाज, सनातनी लोग, वो यहाँ से छोड़कर, बेचकर या उन्हें डरा धमकाकर खाली करा लिया गया। उनकी भूमियों पर, बगीचों पर, बगीचियों पर, कुआं पर, बावड़ी पर कब्जे कर लिए गए। एक भय का माहौल बना। लोगों ने यहाँ 5 साल में तेज गति से पलायन किया। एक कारण तो यह है कि यहाँ पर बैलेंस बिगड़ गया है। अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है, उनका यहाँ बाहर से आकर रहना, तेज गति से मकान खरीदना और एक लैंड जिहाद का सा यहाँ काम चल रहा है। और यहाँ पर पर्यटन जो था, व्यापार, उसी वजह से उसमें कमी आ गई। लूटपाट, माता बहनें सुरक्षित नहीं, यहाँ सुख सुविधाएं शहर से खत्म हो गई। यहाँ के भवनों का जो स्वरूप प्राचीन था उसे बदलकर नए रूप में कॉम्प्लेक्स बना दिए जा रहे हैं। हाँ। ये सारी जो गतिविधियां पिछले 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट के समय हुई, बीजेपी और सामाजिक संगठनों ने, धर्माचार्यों ने इसकी आवाज उठाई तो उन पर केस लगा दिए गए। उन्हें केसों में फंसा दिया गया, उन्हें रोकने का काम किया गया। लेकिन यहाँ के जितने भी जो निवासी थे, अब उन लोगों की ये पीड़ा थी कि यहाँ पर व्यापार भी बढ़े, यहाँ का सौंदर्य भी बढ़े, शहर में पर्यटन व्यापार बढ़े, शहर में सुख सुविधाएं भी उपलब्ध हो। ये आध्यात्मिक नगरी अपरा काशी ये अपने मूल स्वरूप में रहे और नई सुविधाओं को जोड़ते हुए यहाँ पर रहने का जो लोगों का मन है वो बने, अन्यथा सुख चले जाएंगे, शहर खाली हो जाएगा। तो सनातनियों ने ये तय किया, तो आज स्थिति बन पाई कि बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में ये 3 सीट में से 1 सीट निकल पाई। 2 चली गई, उसका हमें दुख है, नुकसान हुआ है। सनातनी आते, सनातनियों का तो स्वभाव सब वसुधैव कुटुंब, यानी सब मेरा परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं ऐसे जो सुखी रहने देना चाहते नहीं है या माहौल बिगाड़े रखना चाहते हैं, भले वो किसी भी जिहाद के माध्यम से हो, आतंकवाद के माध्यम से हो, बम फोड़ने के माध्यम से हो, गलत गतिविधियों में या गलत कर्म करके शहर में माहौल खराब करना उनका स्वभाव बन गया है। तो ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं शहर खाली भी हो रहा है। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, सुशासन है, राम राज्य पुनः स्थापित हुआ है और उसी को देखते हुए अब शहर में धीरे धीरे पर्यटन भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक भी ठीक हो रहा है। और यहाँ पर हमने बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वार्ड में 25-25 लाख रुपए डेवलप करने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, पार्कों को डेवलप करने के लिए और 5 करोड़ रुपए वहाँ की सीसी रोडों को, नालियों को, अनगिनत कई प्रकार के बजट या तुरंत प्रभाव से सरकार आती, आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब मुख्यमंत्री महोदय के तत्वाधान में और आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय फाइनेंस मिनिस्टर हैं दिया कुमारी जी, उनके योगदान से हम लोग शहर की समस्याओं को लेकर गए और 15 दिन में ही काम शुरू हो गया। और शहर में भी नालों का जो 5 साल में नहीं हुआ, पानी की समस्या जो 5 साल में दूर नहीं हुई, वो आप लोगों के धन्यवाद और माला प्रसाद हम खा रहे हैं कि साहब तुरंत आते। तो ये देखिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। सही बात, करने की इच्छा है तो सब काम संभव है। लेकिन पुरानी कांग्रेस गवर्नमेंट जो यहाँ थी, उनका एक ही मंशा थी, यहाँ का बैलेंस बिगाड़ना, तुष्टीकरण करना और धर्म और जाति पर यहाँ का माहौल खराब करके सिर्फ पर्टिकुलर किन्हीं लोगों को अपनी गोद में रख के यहाँ का माहौल खराब करना। इस वजह से शहर में पलायन चल रहा था, व्यापार खत्म हो रहा था, शहर में अशांति थी, शहर में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज शहर में, अपरा काशी में, जयपुर नगर में पुनः सब व्यवस्थित होने लग रहा है। पुरानी इमारतों का भी निखार हो रहा है और अतिक्रमण और गलत तरीके से जो काम हो रहे थे उन पर रोक लग रही है।
महाराज ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि पहले तो पता नहीं, वो एक बाहर तो हवा बना हुआ रहता है। पिछले 2 दिन से मैं आपके कार्यालय में आ रहा हूँ, बातचीत चल रही है क्या, तो ये तो मैं भी देख रहा था कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग आपके पास समस्याएं लेकर आते हैं। और चाहे वो पर्सनल हो, चाहे ग्राउंड की हो, चाहे आपकी विधानसभा की हो, चाहे ना हो। अभी मेरे सामने अजमेर से कॉल भी आया, मैंने देखा, तो वो तो आप कर ही रहे हैं। बट इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो बात चल रही थी, अगर प्रॉपरली डिटेल से इसमें बात करें, तो अल्पसंख्यक समुदाय में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको समर्थन देते हैं। उनको, इवन उनको तक जो कल केस देख रहे थे जमीनों पे कब्जे का, तो अल्पसंख्यक, सारे अल्पसंख्यक ही खराब थोड़े ना है। उनमें से कुछ लोग वही तो हैं जो असामाजिक तत्व हैं, वो तो खुद के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक समाज को ये अब समझ में आ गया है कि उनका अब तक सिर्फ वोट बैंक मानकर उनके लिए काम किया गया। उनके लिए विकास सिर्फ इतना सा हुआ कि हम आपको कब्रिस्तान की लैंड देते हैं, ठीक है, हम आपको मदरसा की लैंड देते हैं, ठीक है, हम आपको इन्हीं सब चीज़ों में उलझाए रखना चाहते हैं ताकि आपका विकास नहीं हो पाए, आप पढ़ ना पाएँ, आप विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में अध्ययन न कर पाएँ, आप सिर्फ पंचर तक सीमित रहें, आपका सर्वांग विकास न हो पाए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट और उनके मित्रों की चालें थी जो अब मुस्लिम समाज समझ गया है। उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, सही बात, शिक्षा से जोड़ना चाहिए, व्यापार से, नौकरियों से जोड़ना चाहिए, बहन बेटियों को आज़ादी होनी चाहिए, और बहन बेटियों को, माताओं बहनों को, उनको भी उनके अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। पिछली गवर्नमेंटें जो रही कांग्रेस की, उन्होंने उलझा के रखा, इन मुद्दों पे फंसाए रखा, उस वजह से उनका विकास नहीं हो पाया। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद 2014 से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना है, उसमें सबका प्रयास होना चाहिए। इस बात को सबने मान लिया और सिर्फ 4 धर्म बता दिए, 4 जाति बता दी। युवाएं हैं, माताएं बहनें हैं, किसान है, गरीब है, यही 4 जात है। इसमें अब वो मुस्लिम है कि हिंदू है कि अन्य है, कोई विचार नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना कोई भेदभाव से मिल रहा है? नहीं। लाखों करोड़ों लोगों को आदरणीय प्रधान सेवक जी के द्वारा आवास सुविधा मिली। सभी किसानों को, बहन बेटी, माता बहनों को हज के अंदर 3 तलाक भारी अभिशाप था। माताएं बहनें किस तरीके से उससे परेशान थी। 3 तलाक की वजह से जीवन नरक था। मेरे पास भी यहाँ कई माताएं बहनें आती है, एक आई कि बच्ची की फीस नहीं दे पा रही हूँ। कई मामले हैं। क्या हुआ कि मेरे को फोन पे कहा गया 3 तलाक। अब वो बेचारी कहाँ जाए? यूपी से विवाह करके राजस्थान जयपुर आ गई, फोन पे कह दिया गया। और क्यों कह दिया गया है कि वो तीसरे नंबर की बेगम है, 2 बेगम ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं और चौथी वो ला रहा है, तीसरे नंबर वाली को छोड़ रहा है और बच्ची की फीस नहीं दे पा रही। तो हमने उनको जो सरकारी लाभ हैं वो भी दिलवाए, उनको नौकरी दिलवानी थी कहीं से, वो भी उपलब्ध कराई। स्कूल में एडमिशन करा के फीस का भी काम करवाया, पुस्तक का भी हमने काम करवाया। सबको अधिकार है पढ़ने का, सबको अधिकार है जीने का, सही बात, सबको अधिकार है इस खुले आसमान में सांस लेने का, सही बात। यहाँ भेदभाव परमात्मा ने नहीं किया, सूर्य ने नहीं किया, चंद्रमा ने नहीं किया, धरती ने नहीं किया, आकाश ने नहीं किया। तो आप और मैं भेदभाव करने वाले फिर कौन हैं? सही बात। लेकिन भेदभाव करने वाले लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया। हमने उस माहौल को खत्म करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा मत है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास होना है, सबका प्रयास साथ होना चाहिए। सबको साथ लेके इस राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना है। एक तरफ तिरंगा भी चलेगा तो दूसरी तरफ सनातन भी चलेगा। और इसी के साथ भारत विश्व गुरु पुनः स्थापित हुआ है। इसी के क्रम पर भारत फिर से वर्ल्ड लीडर बनकर निकल कर आया है। ये आदरणीय प्रधान सेवक
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 से संभव हुआ। घोटाले समाप्त हो गए, कश्मीर की समस्या समाप्त हो गई, आतंकवाद जीरो पर आ गया। पूरे भारतवर्ष में आतंकवाद से हम दुखी थे, पीड़ित थे, दुर्घटनाएं घटित हो रही थी, हमारे फौजी भाई अनगिनत शहीदियां दे रहे थे, बच्चों और भय का माहौल था। ये अब सब समाप्त हो गया। ऐसे वर्ल्ड लीडर के रूप में मोदी जी के आने के बाद ये संभव हुआ है। आप माने पूरे देश में 142 करोड़ लोग आदरणीय मोदी जी को अपना पूर्णता जन नायक जन नेता मानकर समर्थन दे रहे हैं, और यही समर्थन निरंतर फिर से अब की बार मोदी सरकार, वो जो नारा है जो विपक्ष से भी आ रहा है, 142 करोड़ लोगों के मुख से भी आ रहा है, वो सफल होगा। 400 पार वाला, बिल्कुल। अच्छा महाराज, भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है तो एक चीज लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है कि 2 महीने पहले आपकी मीडिया में एंट्री होती है। 2 महीने पहले, हालांकि आप पीछे से काम कर रहे होंगे, लेकिन अचानक से आपको मीडिया में लाया जाता है 2 महीने पहले, और उसके बाद में 2 महीने बाद में आपको चुनाव लड़वाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। तो कैसे वो आना हुआ और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिलाने में आपको किसका सहयोग रहा, और ये क्या पहले से प्लानिंग थी, क्या था, किस तरीके से आया? नहीं, ऐसा कोई, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक विराट परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक विचार परिवार है, जहां राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र की उन्नति और मातृभूमि सर्वोपरि है, और उसी विचार परिवार का मैं सदस्य हूँ। निरंतर संगठन में मैं किसी न किसी रूप में काम करता रहा हूँ। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी में इस विराट पार्टी जो दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान है। वहाँ पद प्रतिष्ठित कोई क्या है उसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैं महंत हूँ, धर्माचार्य हूँ या कोई मठ का स्वामी हूँ, तो वो मेरी अलग परंपरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण मैं कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता का यह सम्मान सर्वोपरि है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, आपने कभी सुना था, देखा था कभी कि प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई चर्चा थी? नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने प्रारंभ से तय कर रखा है कि हमारी परिवार की कंपनी है। जवाहरलाल नेहरू जी इसके मालिक हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जी का उत्तराधिकारी उनकी बेटी इंदिरा गांधी है, अब उसके उत्तराधिकारी उनका बेटा राजीव गांधी है, और वही कंपनी के मालिक, प्रेसिडेंट कंपनी के जो बनते हैं अधिकारी, मालिक स्वयं, उन्हीं के अब आगे हमारे सोनिया गांधी के बाद में आगे राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी सपना देख रहे हैं, ठीक है, सपना देख रहे हैं सिक्स सैली की तरह, वर्क कुछ किया नहीं, ग्राउंड पे कुछ है नहीं, कभी राष्ट्र को समर्पित कोई काम किया नहीं, खाली इधर उधर की व्यर्थ के चुटकुले करके, लोगों को हंसाकर और व्यर्थ की बातें करके, मनोरंजन करके सिर्फ खाली देश का समय खराब करने का काम किया। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन ऐसे पदों पर मनोरंजन वाले लोग नहीं, नीतिकार चाहिए, देश को उन्नति और तरक्की देने वाले लोग चाहिए, पूरे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले लोग चाहिए, भारत की संस्कृति, परंपराएं और सनातन को साथ रखने वाले लोग चाहिए, न कि राम के विरोधी चाहिए, राम मंदिर को नहीं बनने वाले, राम सेतु को तोड़ने वाले और सनातन को डेंगू मलेरिया बीमारी कहने वाले, और यहाँ पर देवी देवताओं का अपमान, सनातन का अपमान करने वाले, वो हमें कभी भी नहीं चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता किसी भी रूप में कहीं काम करता है, जैसे आदरणीय प्रधान सेवक, पुरानी पिक्चर्स हम देखते हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया, एक ऐसे साधारण गरीब परिवार से जहां उनकी माँ घर घर में लोगों का काम करके अपने बच्चों को पालती थी, ऐसे एक परिवार से एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में निकल कर आए, और कार्यकर्ताओं की यहाँ पूछ होती है सब, और वही कार्यकर्ता को कई क्षेत्रों का काम करने का अवसर का अनुभव, उसी आधार पे गुजरात का लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के विकास का मॉडल तैयार करना, और गुजरात का काम करते करते देश ने मांग की है, देश ने, कि हमें आदरणीय प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय मोदी जी चाहिए, मुख्यमंत्री गुजरात के प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, अब हमें गुजरात मॉडल हमें भारत में चाहिए, और लोगों की मांग पर आज प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं सेवा के रूप में।
और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में आप देख लें, हरियाणा में आप देख लें, और हमारे राजस्थान में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में 5वीं पंक्ति में बैठे व्यक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के रूप में देख लें, जो एक साधारण कार्यकर्ता रूप में, मैं खुद उनको 20 साल से देख रहा हूँ, लगातार 20-22 साल से मैं देख रहा हूँ संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, अंतिम पंक्ति में बैठकर, नीचे दरी पर बैठकर, दरी बिछाने से लेकर पानी पिलाने का कोई भी काम हो, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना, काम यहाँ कार्यकर्ता की सम्मान है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, कार्यकर्ता का सम्मान है कि कार्यकर्ता को किसी को भी अवसर मिलता है कि आपको ये सेवा दी गई। उसी रूप में मुझे भी कहा गया कि आप धर्माचार्य के साथ में राजधर्म के पथ पर चलें और इस राजस्थान की सेवा में सेवा का काम को आगे बढ़ाएं, और वही परिवार का सदस्य होने के नाते मुझे भी यहाँ पर हवा महल विधानसभा का सेवा का ये शुभ अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है, राधा गोविंद की नगरी अपरा काशी है, पूरा जगत जानता है हवा महल को, जिस हवा महल के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है हमारा क्षेत्र, उसी हवा महल विधानसभा में मुझे ये सेवा का शुभ अवसर मिला है। जयपुर की खूबसूरती का कोई दावा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जयपुर अपने आप में अपराकाशी ऐसे ही नहीं बोला जाता है, काफ़ी सारे मंदिर और काफ़ी सारे वो भी हैं। महाराज, मैं आपको एक चीज़ बात करें अगर अपन, कि अब युवाओं में आध्यात्म को लेकर वापस काफ़ी क्रेज बढ़ रहा है, बट उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी काफ़ी बार देखने को मिलती है, ये बात काफ़ी बार निकलने को मिलती है कि जो अपने पहले से जो मंदिर हैं या जो बावड़ियाँ हैं, अपन उनको बेटर बनाने में, उनको साइंटिफिकली प्रूव करने में क्यों ना ज़्यादा मेहनत करें, क्यों बाकी मंदिरों के लिए लड़ाई करें। उससे बढ़िया जो मंदिर है अपने पास, जो जीर्णोद्वार जिनका होना चाहिए, जिनकी खराब हालत है, हम उनको और बेटर करके उसमें अपने आध्यात्म को ऊंचा उठाए। बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि ये अपराकाशी हमारा जयपुर नगर में प्राचीन मंदिर हैं, मठ है, आश्रम है, बगीचियाँ हैं, उनके पीछे स्टोरियां हैं, किन राजाओं ने, किन रानियों ने, किन जागीरदारों ने कब कब कौन से सन में बनाई थी और उसके पीछे क्या कहानी थी, हम उन सबको जागृत करेंगे। पूरे मंदिरों को, बावड़ियों को संरक्षण करेंगे, बगीचों को संरक्षण करेंगे, कब्जादारियों को हटाकर पुनः उन्हें जीर्णोद्धार कराकर पुनः स्थापित करेंगे, और उसको हम हिस्टोरिकल बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अध्यात्म पर्यटन भी बढ़ना चाहिए। यूनिवर्सिटी उसके अंदर मंदिरों में, प्राचीन में हमारे लाइब्रेरी होनी चाहिए, उनके अंदर योगा इत्यादि होना चाहिए, प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए, और लोग अपने उत्सव मंदिर प्रांगण में भगवान के आगे मनाएं, जन्म उत्सव हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो पारिवारिक। इतने सुंदर सुंदर मंदिर है प्राचीन, जिनमें भगवान के सन्मुख अपने उत्सव मनाएं, हमारी संस्कृति जागृत हो, हमारा पर्यटन भी बढ़े, हमारा व्यापार भी बढ़े, हमारे शहर में, परकोटे में लोगों का यहाँ पर आवागमन बढ़े। उस कार्य को करने के लिए हम लोग पूर्णतः नीतिगत तरीके से अपना कार्यक्रम बना रहे हैं। इस विषय पर बराबर मैं संपर्क कर रहा हूँ, हमारे यूडीएच मंत्री से संपर्क किया हूँ, हमारे पर्यटन मंत्री से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी से, मुख्यमंत्री से, मैं बराबर उन सबसे पत्रों के माध्यम से या जाकर मिलकर उन सबको हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर टीमें काम शुरू कर दी है। आप देखेंगे आने वाले समय में ये सारे कार्य तेज गति से शुरू होने वाले हैं, और शहर का सौंदर्य देखने योग्य है और अति सुंदर होगा। और शहर में वॉकवे, पैदल चलना, हेरिटेज वॉक, साइकिल की जगह, नालों के ऊपर गार्डन, नालों की छतों को डेकोरेट करना, वो सारा काम हमने बहुत कुछ सोचा है। जल महल को हम यहाँ पर व्यापार, पर्यटन, चौपाटी, पार्किंग, ट्रैफिक, सुरक्षा, माताएं बहनें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर प्राइवेट कोचिंग्स, उनकी भी हम सब सोचकर बहुत अच्छी योजना बना रहे हैं। आप देखेंगे हमारा शहर 5 साल इनको लगे शहर को बर्बाद करने में, और हम लोग साल भर में शहर को आबाद कर देंगे। क्या बात है महाराज, ये काफ़ी अच्छा दावा है वैसे आपका, और हम उम्मीद करेंगे ऐसा हो, क्योंकि हमारा खुद का शहर है जयपुर, तो खूबसूरती तो उसकी होनी ही चाहिए। महाराज, स्कूलें और महाविद्यालयों की आपने बात करी कि अपन और स्कूलें महाविद्यालय खोलेंगे, लेकिन पिछले 5 साल से महाराज एक चीज़ जो मैंने पहले रामलाल जी को भी पूछी थी, उन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए थे पेपर लीक को लेके। पिछले 5 साल में राजस्थान के बच्चों की हालत हो गई कि महाविद्यालय से पढ़ाई तो हो जाती है कंप्लीट, ग्रेजुएशन पीजी हो जाती है, लेकिन उसके बाद में जब वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का टाइम आता है, मौका मिलता है,
तो वो गवर्नमेंट एग्जाम या तो पोस्टपोन्ड होती है या कैंसिल हो जाती है। और अभी आपकी सरकार ने आते ही 70,000 की भर्ती के लिए इस बजट में अनाउंस किया है, तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा ही? बिल्कुल होगा। आप देखें, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब जब आए, आने के पश्चात उन्होंने पीआरसीपी का इतना पुराना मामला पेंडिंग था 5 साल से, पिछली भारतीय जनता पार्टी ने उसको सब कुछ ओके कर दिया था, लेकिन गहलोत सरकार की मंशा नहीं थी यहाँ के लोगों को पानी मिले, पीने का पानी मिले, किसानों को खेती का पानी मिले, यहाँ की हरित क्रांति आवे, यहाँ के लोग का उत्थान हो पाए। ये गहलोत सरकार का मंशा नहीं थी, अन्यथा इस फैसले पर आगे काम होता, लेकिन नहीं किया। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब ने आते के साथ इस फैसले पर काम किया और स्वयं हरियाणा जाना, एमपी जाना, एमपी हरियाणा मुख्यमंत्रियों से मिलकर और दिल्ली जाना और इस काम को तुरंत करवाया। और आज यहाँ किसानों को पानी भी मिलेगा खेती के लिए, और हम लोगों को पीने के पानी जहाँ अभाव है वहाँ वो भी पहुँचेगा। इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है उनकी भी योजनाएं इसमें शामिल है। यानी सर्वांग विकास राजस्थान की प्रगति और उन्नति के लिए ऐतिहासिक पहल कदम किया गया, और उसका रिजल्ट आ रहा है कि आज विदेशी निवेशक हों या हमारे मारवाड़ी समाज के पूरे देश में व्यापारी हों, वो सब राजस्थान में आना चाह रहे, काम करना चाह रहे हैं वापस। तो इससे समृद्धि तय हो गई हमारी, और इतनी जल्दी फैसला हुआ। इसी प्रकार से आप देखें पेपर लीक का मामला, जिसके सरगना कांग्रेस स्वयं थी, टोडासरा जी उस डिपार्टमेंट के स्वयं मालिक थे, और आप देखें उनके रिश्तेदार परिवारों को पदोन्नति मिली। उन्होंने क्या कंपटीशन दिया कि नहीं दिया, लेकिन पेपर लीक में बड़े बड़े अधिकारी बन गए। मुख्यमंत्री महोदय आए, आने के तुरंत पश्चात इन 19 जो पेपर लीक के मामले थे उस पर काम हुआ। आज जेलों के अंदर बंद हैं, और भी बाकी आने वाले हैं। इनके सरगना, इनके जो आका हैं वो भी आ जाएंगे, और पेपर लीक दोबारा ना हो उसके लिए एक नीति बनाई गई, कानून बना गया, सख्ती से उस पर काम किया जा रहा है। आप माने कि जिस प्रकार से फैसले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ले रहे हैं और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है संपूर्ण बिना भेदभाव के, ये लोग तो भेदभाव के काम किए। आज हमारे पार्षदों की ये स्थिति रही कि आज 4 साल होने को आ रहे थे, पार्षदों को बजट तक नहीं दिया गया, काम तक नहीं करने दिया गया, पार्षदों को अपनी समस्याओं को लेके गए, काम नहीं करने दिए इन्होंने। और आज हमने बिना किसी भेदभाव के कि हमारे जितने वार्ड हैं सभी वार्डों में, भले वो कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के, हमने बिना भेदभाव के आते के साथ 25-25 लाख रुपए क्षेत्र के विकास के लिए, सीसी रोडों का काम, नालियों का अलग से बजट, सफाई का बजट, ये माने अनगिनत काम जो पिछले 5 साल में हुए ही नहीं, सोचा ही नहीं, और इनके पेंडिंग थे वो सारे काम शुरू हो गए। इन्होंने सिर्फ लूट की, सरकार ने कर्जा किया, राजस्थान को दूसरे नंबर पे ला छोड़ा, पंजाब पहले नंबर पे इन्हीं के मित्र आम आदमी ने छोड़ दिया, दूसरे नंबर पे इन्होंने यहाँ छोड़ दिया कांग्रेस ने, और सिर्फ झूठ और वादे और पेपर के एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ नहीं किया गहलोत सरकार ने। 2 मुख्यमंत्री बने थे कि मेरी सीट बच जाए, मेरी सीट बन जाए। गहलोत जी बोल रहे थे कि मेरी सीट से मैं चिपकाऊं, हट नहीं जाऊं, लेकिन ये जनता है, सब जानती है सब। जनता ने उनको सीट से निकाल फेंका, डिलीट मार दिया, और आज सुशासन राम राज्य भाजपा की सरकार है, और चारों ओर विकास है, और पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो जनता की सेवा में समर्पित है, और राष्ट्र धर्म उसके लिए सर्वोपरि है। उसका क्षेत्र, उसकी सेवा, उस क्षेत्र का विकास उसका पहला संकल्प है, उस पर आज चारों ओर काम हो रहा है। महाराज, एक बजट में एक चीज ये भी आई थी कि अब राजस्थान में किसानों की खेती ड्रोन सिस्टम के थ्रू होगी, तो ये क्या प्रोजेक्ट है, इस पे ये क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट में? आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी के आने के बाद हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए काम हुआ है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से समझते हैं इन बातों को, और जो कहीं डिग्री नहीं लिया वो भी इन बातों को अब समझ गया है कि पिछले आज़ादी के बाद 60 सालों से एक ही बात सुनने में आती थी, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हट नहीं रही थी, क्योंकि गरीबी हटाना नहीं चाहते थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी आने के बाद
जिस प्रकार की योजनाएं बनाई गई, जिस प्रकार का ग्राउंड पे काम किया गया, क्या स्वच्छ भारत हो, क्या स्वस्थ भारत हो, क्या शौचालय हो, क्या किसान हो, क्या गरीब हो, क्या माताएं बहनें हो, क्या युवा वर्ग हो, और क्या स्किल डेवलपमेंट हो, क्या इंडस्ट्रियां हो। पूरी दुनिया से हम लोग इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट का हम लोग करने लगे हैं। देश की समृद्धि है साहब। और जिस प्रकार से अन्य देशों में या विदेशों में या इजराइल में, वहां कम पानी में कम जगह में खेती हुआ करती है, और अब वो खेती में मांग ये भी आ रही है कि केमिकल युक्त जो खेती है वो जहर है, बीमारी है, और वो जल्दी मृत्यु है। हाँ, इससे बचने के लिए जैविक खेती का शुरुआत, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके लिए आदरणीय मोदी जी ने काम शुरू किया, और आज उसका रिजल्ट आ रहा है कि आज पूरी दुनिया में हमारी फल सब्जियां अनाज की मांग बढ़ी है, ऑर्गेनिक खेती की मांग बढ़ी है। जैविक खेती की ओर पूरा चारों ओर माहौल बनाया, उसकी योजना बनाई, ग्राउंड पर काम हुआ, और आज हम समृद्ध हो रहा है। किसानों को इतनी अनुदान, इतनी सुविधाएं, भले वो ट्रैक्टर हो, भले वो ड्रोन के द्वारा छिड़काव हो, या नैनो यूरिया हो, नीम यूरिया हो, और मोदी जी स्वयं एक एक बात को इतना नजदीक से जानते और समझते हैं, उनका ज्ञान अथाह है। अब हम देख ही रहे कि पहले कट्टे के कट्टे यूरिया डाला जा रहा है। हाँ। जमीन को फर्टिलाइजर से ऐसा भर दिया गया कि जमीन बर्बाद हो गई। हाँ, किसान बेचने पर मजबूर हो गए, और बीमारियां अनगिनत पैदा हो गई, कॉलोनियां कट रही उनमें तो। लेकिन आदरणीय प्रधान सेवक जी के आने के बाद कृषि को इतना मजबूत किया गया कि जैविक खेती की ओर ध्यान गया, नैनो यूरिया जितनी आवश्यकता उतना, और अब ड्रोन के द्वारा, ड्रोन दीदी यानी माताओं बहनों को रोजगार से जोड़ना, उन्हें माताओं बहनों को लाख लाख रुपए तक का उन्हें अनुदान, और उससे ज़्यादा की भी कई योजनाएं आई। उसी क्रम में अब ड्रोन के द्वारा छिड़काव का, दवाई छिड़काव का, यूरिया का, और अन्य इस प्रकार के कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। उसकी शुरुआत हो गई, और ड्रोन दीदी के द्वारा अब क्षेत्रों में ड्रोन आएगा, और उससे किसानों के खेती को बचाने के लिए छिड़काव भी होगा, और जहाँ आवश्यकता है कोई दवाई की वो भी होगी, और जैविक खेती का तो कार्य चल ही रहा है। तो ये माने कि आदरणीय प्रधान सेवक हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए विचार करके रखते हैं, और मैं उनकी दूरदृष्टि की हमेशा दाद देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता और विधायक होने के नाते नहीं, मैं पहले भी जब अध्यात्म से जुड़ा था तो भी मैं ये बात कहता था, ये हो ना हो ये शिव का अंश है, हो ना हो ये प्रधान सेवक कोई संत है, और संत के रूप में ये काम कर रहे हैं। क्या अध्यात्म हो, क्या योग हो, क्या हमारे देश का विकास हो, क्या तिरंगा हो, क्या राजनीति हो, क्या चाणक्य नीति हो, सब जगह परिपूर्णता से काम हो रहा है। पूरे परिवार को साथ लेकर एक से एक नवरत्न के रूप में भाजपा परिवार में, टीम में लोग काम कर रहे हैं देश हित के लिए, और पूरे देश का विश्वास आज जीता है। पूरी दुनिया में अगर कोई मॉडल के रूप में कोई भारत को देख रहा है तो प्रधान सेवक आने के बाद ही ये सब संभव हो पाया। आप माने कि आदरणीय प्रधान सेवक के नेतृत्व में देश उन्नति की ओर है। विकसित भारत का जो संकल्प है 2047, वो हमें 100% पूर्णता विश्वास है, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है वो हुआ है। मोदी की गारंटी इसीलिए कही जाती है कि वे जो संकल्प के साथ कहते हैं उस पर काम करते हैं। आप पिछले दिनों उन्होंने अभी से क्लियर कर दिया कि आने वाले समय में कि उन्हें प्रधानमंत्री तीसरी बार होने के पश्चात उसी दिन से क्या क्या काम करने हैं, उन्होंने अभी ही उसको लिख दिया मैनिफेस्टो में कि इस तरीके से हमें काम करना है। कभी किसी ने गंगा के बारे में नहीं सोचा, कभी यहाँ के तीर्थों के बारे में नहीं सोचा, यहाँ के पर्यटन के बारे में नहीं सोचा। देश में इतनी समृद्धि है, इतने अपार संभावनाएं हैं, व्यापार भी है, अब पूरा अकेला भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, ये किसी ने नहीं विचार किया था। और आदरणीय प्रधान सेवक जी के आने के बाद में ये सारा संकल्पित होकर काम शुरू हो गया। इसलिए विकसित भारत का संकल्प और सपना हम जो कह रहे हैं वो पूरा होगा, और देश उन्नति और तरक्की और पूर्णतः समृद्ध
ये देश भारत पूरी दुनिया में होगा। एक तरफ तिरंगा भी, एक तरफ सनातन भी है, और देश का विकास और जीडीपी भी बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हम आप सब लोग, मोदी परिवार, आदरणीय प्रधान सेवक जी के नेतृत्व में इस देश के तिरंगे के लिए, मातृभूमि के लिए निरंतर काम करते हुए अग्रसर बढ़ते ही रहेंगे, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। आज तो महाराज के पास समय कम है, तो इसके लिए हम आगे कभी मौका मिलेगा तो दूसरा पॉडकास्ट शूट करेंगे। अभी महाराज को भी जाना है, इसलिए आज का पॉडकास्ट हम यहीं तक रखते हैं। तो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब पंचायती विद पॉडकास्ट। महाराज आप जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री राम। महाराज, एक बजट में एक चीज़ ये भी आई थी कि अब राजस्थान में किसानों की खेती ड्रोन सिस्टम के थ्रू होगी। तो ये क्या प्रोजेक्ट है, इस पे ये क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट में? आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी के आने के बाद हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए काम हुआ है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से समझते हैं इन बातों को, और जो कहीं डिग्री नहीं लिया वो भी इन बातों को अब समझ गया है कि पिछले आज़ादी के बाद 60 सालों से एक ही बात सुनने में आती थी, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी हट नहीं रही थी, क्योंकि गरीबी हटाना नहीं चाहते थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी आने के बाद जिस प्रकार की योजनाएं बनाई गई, जिस प्रकार का ग्राउंड पे काम किया गया, क्या स्वच्छ भारत हो, क्या स्वस्थ भारत हो, क्या शौचालय हो, क्या किसान हो, क्या गरीब हो, क्या माताएं बहनें हो, क्या युवा वर्ग हो, और क्या स्किल डेवलपमेंट हो, क्या इंडस्ट्रियां हो। पूरी दुनिया से हम लोग इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट का हम लोग करने लगे हैं। देश की समृद्धि है साहब। और जिस प्रकार से अन्य देशों में या विदेशों में या इजराइल में, वहां कम पानी में, कम जगह में खेती हुआ करती है, और अब खेती में मांग ये भी आ रही है कि केमिकल युक्त जो खेती है वो जहर है, बीमारी है, और वो जल्दी मृत्यु है। हाँ, इससे बचने के लिए जैविक खेती का शुरुआत, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके लिए आदरणीय मोदी जी ने काम शुरू किया, और आज उसका रिजल्ट आ रहा है कि आज पूरी दुनिया में हमारी फल, सब्जियां, अनाज की मांग बढ़ी है, ऑर्गेनिक खेती की मांग बढ़ी है। जैविक खेती की ओर पूरा चारों ओर माहौल बनाया, उसकी योजना बनाई, ग्राउंड पर काम हुआ, और आज हम समृद्ध हो रहा है। किसानों को इतनी अनुदान, इतनी सुविधाएं, भले वो ट्रैक्टर हो, भले वो ड्रोन के द्वारा छिड़काव हो, या नैनो यूरिया हो, नीम यूरिया हो, और मोदी जी स्वयं एक एक बात को इतना नजदीक से जानते और समझते हैं, उनका ज्ञान अथाह है। अब हम देख ही रहे कि पहले कट्टे के कट्टे यूरिया डाला जा रहा है। हाँ। जमीन को फर्टिलाइजर से ऐसा भर दिया गया कि जमीन बर्बाद हो गई। हाँ, किसान बेचने पर मजबूर हो गए, और बीमारियां अनगिनत पैदा हो गई, कॉलोनियां कट रही उनमें तो। लेकिन आदरणीय प्रधान सेवक जी के आने के बाद कृषि को इतना मजबूत किया गया कि जैविक खेती की ओर ध्यान गया, नैनो यूरिया जितनी आवश्यकता उतना, और अब ड्रोन के द्वारा, ड्रोन दीदी यानी माताओं बहनों को रोजगार से जोड़ना, उन्हें माताओं बहनों को लाख लाख रुपए तक का उन्हें अनुदान, और उससे ज़्यादा की भी कई योजनाएं आई। उसी क्रम में अब ड्रोन के द्वारा छिड़काव का, दवाई छिड़काव का, यूरिया का, और अन्य इस प्रकार के कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। उसकी शुरुआत हो गई, और ड्रोन दीदी के द्वारा अब क्षेत्रों में ड्रोन आएगा, और उससे किसानों के खेती को बचाने के लिए छिड़काव भी होगा, और जहाँ आवश्यकता है कोई दवाई की वो भी होगी, और जैविक खेती का तो कार्य चल ही रहा है। तो ये माने कि आदरणीय प्रधान सेवक हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए विचार करके रखते हैं, और मैं उनकी दूरदृष्टि की हमेशा दाद देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता और विधायक होने के नाते नहीं, मैं पहले भी जब अध्यात्म से जुड़ा था तो भी मैं ये बात कहता था, ये हो ना हो ये शिव का अंश है, हो ना हो ये प्रधान सेवक कोई संत हैं, और संत के रूप में ये काम कर रहे हैं। क्या अध्यात्म हो, क्या योग हो, क्या हमारे देश का विकास हो, क्या तिरंगा हो, क्या राजनीति हो, क्या चाणक्य नीति हो,
सब जगह परिपूर्णता से काम हो रहा है। पूरे परिवार को साथ लेकर एक से एक नवरत्न के रूप में भाजपा परिवार में, टीम में लोग काम कर रहे हैं देश हित के लिए, और पूरे देश का विश्वास आज जीता है। पूरी दुनिया में अगर कोई मॉडल के रूप में कोई भारत को देख रहा है तो प्रधान सेवक आने के बाद ही ये सब संभव हो पाया। आप माने कि आदरणीय प्रधान सेवक के नेतृत्व में देश उन्नति की ओर है। विकसित भारत का जो संकल्प है 2047, वो हमें 100% पूर्णता विश्वास है, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है वो हुआ है। मोदी की गारंटी इसीलिए कही जाती है कि वे जो संकल्प के साथ कहते हैं उस पर काम करते हैं। आप पिछले दिनों उन्होंने अभी से क्लियर कर दिया कि आने वाले समय में कि उन्हें प्रधानमंत्री तीसरी बार होने के पश्चात उसी दिन से क्या क्या काम करने हैं, उन्होंने अभी ही उसको लिख दिया मैनिफेस्टो में कि इस तरीके से हमें काम करना है। कभी किसी ने गंगा के बारे में नहीं सोचा, कभी यहाँ के तीर्थों के बारे में नहीं सोचा, यहाँ के पर्यटन के बारे में नहीं सोचा। देश में इतनी समृद्धि है, इतने अपार संभावनाएं हैं, व्यापार भी है, अब पूरा अकेला भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, ये किसी ने नहीं विचार किया था। और आदरणीय प्रधान सेवक जी के आने के बाद में ये सारा संकल्पित होकर काम शुरू हो गया। इसलिए विकसित भारत का संकल्प और सपना हम जो कह रहे हैं वो पूरा होगा, और देश उन्नति और तरक्की और पूर्णतः समृद्ध ये देश भारत पूरी दुनिया में होगा। एक तरफ तिरंगा भी है, एक तरफ सनातन भी है, और देश का विकास और जीडीपी भी बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हम आप सब लोग, मोदी परिवार, आदरणीय प्रधान सेवक जी के नेतृत्व में इस देश के तिरंगे के लिए, मातृभूमि के लिए निरंतर काम करते हुए अग्रसर बढ़ते ही रहेंगे, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। आज तो महाराज के पास समय कम है, तो इसके लिए हम आगे कभी मौका मिलेगा तो दूसरा पॉडकास्ट शूट करेंगे। अभी महाराज को भी जाना है, इसलिए आज का पॉडकास्ट हम यहीं तक रखते हैं। तो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब पंचायती विद पॉडकास्ट। महाराज आप जय सिया राम, जय श्री बालाजी। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय सिया राम।